Hello everyone, welcome to Unix Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective question with their explanation जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले के पार्ट का लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को देखा नहीं है तो प्लीज आप फर्स्ट पार्ट को देखो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एट द एंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक्स स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Next question, the system having characteristic equation s raised to 4 plus 2s raised to 3 plus 3s raised to 2 plus 2s plus k is equal to 0 is used to be an oscillator. What is the value of k? Option A 1, B 2, C 3, D 4। जनरली इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज 1 प्लस g ऑफ s इनटू h ऑफ s इज इक्वल टू 0, जिसको बाय यूजिंग राउट हुर्विट्ज क्राइटेरिया आपको एक टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं आप लोगों को फिर से यहाँ पे करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, s रेज टू 4, s रेज टू क्यूब मींस s रेज टू 3, s रेज टू 2, s रेज टू 1 एंड s रेज टू 0। सबसे पहले आपको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके कोएफिशिएंट को आपको फर्स्ट 2 रो में अल्टरनेटिवली लिखना है। मतलब इसका कोएफिशिएंट फर्स्ट रो में आएगा, इसका कोएफिशिएंट सेकंड रो में आएगा, इसका कोएफिशिएंट फिर से फर्स्ट रो में आएगा, इसका कोएफिशिएंट सेकंड रो में आएगा, इसका फिर से फर्स्ट रो में आएगा। मतलब कुछ इस तरीके से s रेज टू 4 का कोएफिशिएंट है आपका 1, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है आपका 2, उसका नेक्स्ट कोएफिशिएंट है आपका 3, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है आपका 2, देन आफ्टर k, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज आप डैश भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट रो के कोएफिशिएंट को आपको फाइंड आउट करना है। ऑलरेडी इस टाइप का न्यूमेरिकल मैंने हमारे पिछले जो कंट्रोल सिस्टम का वीडियो बनाया हुआ है उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आपको डेफिनेटली वहां से क्लियरली आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ के जितने भी कोएफिशिएंट है उसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। अभी ये फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप उसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 इंटू 2 2, सो 6 माइनस 2 आएगा आपका 4 डिवाइड बाई दिस कोएफिशिएंट 2, तो ये आएगा आपका 2। नेक्स्ट कोएफिशिएंट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए करना पड़ेगा 2 इंटू के 2k माइनस 1 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपका k और आगे आपका 0 ही आने वाला है। नेक्स्ट s रेज टू 1 का जो रो है उसमें जितने भी कोएफिशिएंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है तो सेम तरीके से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है? सो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू k 2k 4 माइनस 2k डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 4 माइनस 2k डिवाइड बाई, और आगे आपका 0 आने वाला। नेक्स्ट कोएफिशिएंट आएगा आपका s रेज टू 0 का 4 माइनस 2k डिवाइड बाई 2 इंटू k माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई ये वाले टर्म, तो ये आएगा आपका k। आप लोग इसको करके देखो तो आपका k ही आने वाला है। मतलब सेम कुछ इस तरीके से आपका टैबुलर फॉर्म आया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और आप लोगों को पता है कि अगर आपका सिस्टम स्टेबल है इसका मतलब जो फर्स्ट कॉलम की जितने भी एलिमेंट है सब आपके पॉजिटिव आने चाहिए। अगर आपका एक भी एलिमेंट नेगेटिव आता है इसका मतलब आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑसिलेटर है और सिस्टम स्टेबल है इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट आपके पॉजिटिव होने चाहिए। इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट आपके 0 से, उनकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब 4 माइनस 2k डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
इसका मतलब 4 माइनस 2k डिवाइड बाय 2, ये आपका 0 से इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये तो आपका फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड, अगर आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी k की वैल्यू 0 से ज्यादा है और 2 से कम है। सो k marginal is equal to 2, means option B is correct here. That is a 2. Next question, the type number of the control system with g of s is equal to k s plus 2 divided by s square plus 2s plus 3 is option A 0, B 1, C 2, D 3. Generally, this is the open loop transfer function. G of s is equal to k s plus 2 divided by s square plus 2s plus 3. This is your open loop transfer function. और गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको सिस्टम का टाइप को फाइंड आउट करना है। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट s प्लस 2 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3। अभी आप लोग इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है। ये जो ऊपर वाले होते हैं ये होते हैं आपके जीरोस, और ये नीचे वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके पोल्स। तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन से आपको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक ही पोल आपका ओरिजिन पे प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे s स्क्वायर होता तो 2 नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट होता। s⁻³ होता, इसका मतलब 3 नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है। फिलहाल यहाँ पे s⁻1 है, इसका मतलब एक ही पोल आपका ओरिजिन पे प्रेजेंट है। मींस दैट इससे आपको पता चलता है सिस्टम के टाइप का। तो सिस्टम का टाइप आएगा आपका 1। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है द नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स ऑकरिंग एट ओरिजिन, मींस ओरिजिन पे कितने नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स है वो सिस्टम के टाइप को डिटरमाइन करता है। फिलहाल यहाँ पे ओरिजिन पे एक ही पोल प्रेजेंट है, इसका मतलब सिस्टम का टाइप ही 1 है, जो कि आपका ऑप्शन बी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। Next question, the poles of the second order systems are at -3 plus minus j4. The damping ratio of the system is option A 3/4, B 3/7, C 3/5, D 4/5. In given numerical आपको दो डिफरेंट पोल दिए हुए। फर्स्ट पोल है आपका S1 is equal to -3 plus j4 और सेकेंड पोल है आपका S2 is equal to -3 minus j4. By using this two pole आप सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। सो कंपेयर दिस गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s स्क्वायर प्लस 2 zeta ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और ये आपका सेकंड ऑर्डर स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा एन मिलेगा, दैट इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको 5 रेडियन पर सेकेंड एंड डैम्पिंग रेशियो दैट इज अ zeta इज इक्वल टू 3/5. So option C is correct here. That is a 3/5. Next question, a second order control system as f of j omega is equal to 100 divided by 100 minus omega square plus 10 under root 2 j omega. Find the resonant peak. Option A 0.707, B 0.5, C 1, D 1.5. जनरली गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। बाय यूजिंग दिस सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन आपको रेजोनेंट पीक को फाइंड आउट करना है। एंड एज वी नो दैट रेजोनेंट पीक इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑकरिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने हमारे पिछले वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे पिछले वाले वीडियो में देख सकते हैं। जनरली एज वी नो दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपका होता है 1 डिवाइड बाय 2 zeta under root 1 minus zeta square. So what is the zeta? Zeta means the damping ratio. तो सबसे पहले आपको डैम्पिंग रेशियो को फाइंड आउट करना है। अगर आप डैम्पिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो आपको रेजोनेंट पीक मिल जाएगा।
तो किस तरीके से आपको डैम्पिंग रेशियो को फाइंड आउट करना है, तो गिवन सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन आपका है यहाँ पे एफ ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 10 अंडर रूट 2 जे ओमेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाय 10 ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स ये 100 हो जाएगा प्लस 100 से अगर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 10 into j omega, and compare this given second order transfer function with standard second order transfer function f of j omega is equal to 1 divided by 1 minus omega divided by omega n bracket square plus j 2 zeta ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा n। मतलब इस गिवन ट्रांसफर फंक्शन को आप सेकेंड ऑर्डर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा n की वैल्यू मिलेगी। सो ओमेगा n दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड और जीटा मिलेगा आपको 1 डिवाइड बाय अंडर रूट। सो पुट जीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इन दिस फार्मूला। इस फार्मूला के अंदर आप जीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका रेजोनेंट पीक होगा 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज अ 1। Next question, angle of asymptotes for the complementary root locus is option A 2q plus 1 into 180 divided by p minus z, B 2q plus 1 into 180 divided by p, C 2q into 180 divided by p minus z, D 2q into 180 divided by p. So option C is correct here, that is 2q into 180 divided by p minus z. P means number of open loop poles and z means number of open loop 0 and q is equal to Q की वैल्यू होती है आपकी 0, 1, 2 डैश। जनरली इन रूट लोकस एंगल ऑफ असिम्पटोन्स आपका होता है 2q plus 1 into 180 divided by p minus z एंड इन कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस का फॉर्मूला आपका 2q into 180 divided by p minus z। तो आपको हमेशा याद रखना है अगर रूट लोकस के बारे में पूछा जाता है डायरेक्ट रूट लोकस तो 2q plus 1 into 180 divided by p minus z है और कॉम्प्लीमेंट्री मींस इनवर्स रूट लोकस के बारे में अगर आपको एंगल ऑफ असिम्पटोन पूछा जाता है तो फॉर्मूला आपका 2q into 180 divided by p minus z। Angle of asymptotes mean the p minus z branches terminating infinity along a certain straight line means that the angle of asymptotes of the root locus. So option C is correct here, that is the 2q into 180 divided by p minus z। Next question, a controller transfer function is given by c of s is equal to 0.1 into 1 plus 2s divided by 1 plus 0.2s. What is its nature and parameter? Option A lag compensator and beta is equal to 10, B lag compensator and beta is equal to 2, C lead compensator and alpha is equal to 0.2, D lead compensator and alpha is equal to 0.1। जनरली कंट्रोल सिस्टम के अंदर कॉम्पेंसेटर को इसीलिए यूज किया जाता है ताकि आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। 3 प्रकार के कॉम्पेंसेटर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज लीड कॉम्पेंसेटर जो ट्रांजिएंट स्टेट कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करने का काम करता है। सेकंड वन इज लैग कॉम्पेंसेटर जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस को इंप्रूव करने का काम करता है एंड थर्ड वन इज लीड लैग कॉम्पेंसेटर और लैग लीड कॉम्पेंसेटर जो ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस एज वेल एज स्टेडी स्टेट एनालिसिस को इंप्रूव करने का काम यहाँ पे करता है। गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है सी ऑफ एस इज इक्वल टू 0.1 into 1 plus 2s divided by 1 plus 0.2s। अगर आप पोल जीरो पैटर्नों को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, मान लो दिस इज द पोल जीरो पैटर्न ऑफ लैग लीड कॉम्पेंसेटर, ये आपका पोल जीरो पैटर्न, ये आपका पोल से
देन 0 अगेन 0 और ये आपका so this is the pole zero pattern of lead compensator and this is the pole zero pattern of lag compensator। ये आपको पता है और ये आपको अगर पता नहीं है तो हमेशा याद रखना है। दिस इज द पोल जीरो पैटर्न ऑफ लैग लीड कॉम्पेंसेटर। मतलब अगर लैग कॉम्पेंसेटर की बात करेंगे तो लैग कॉम्पेंसेटर में ओरिजिन के नजदीक सबसे पहले आपका पोल आता है और उसके बाद जीरो आता है, लेकिन लीड कॉम्पेंसेटर में इसके रिवर्स होता है। मतलब ओरिजिन के नजदीक सबसे पहले आपका जीरो होता है और उसके बाद आपका पोल होता है। पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ओरिजिन के नजदीक सबसे पहले आपका जीरो है और ओरिजिन से दूर आपका पोल से। इसका मतलब ये तय है कि इट इज अ लीड कॉम्पेंसेटर। तो ये लीड कॉम्पेंसेटर है। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आप ऑब्जर्व करेंगे, पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओरिजिन के नजदीक आपका जीरो है और ओरिजिन से दूर आपका पोल से। इसका मतलब ये लीड कॉम्पेंसेटर है। तो आपको लीड कॉम्पेंसेटर का ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कॉम्पेंसेटर इज इक्वल टू अल्फा इन ब्रैकेट 1 प्लस टीएस डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा टीएस। दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लीड कॉम्पेंसेटर। इस स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन को आपको गिवन ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर करना है ताकि आपको टी और अल्फा की वैल्यू मिल जाए। तो t इज इक्वल टू आपका 2 आएगा एंड अल्फा इज इक्वल टू आपका आएगा 0.2। इसका मतलब द गिवन कॉम्पेंसेटर इज अ लीड कॉम्पेंसेटर एंड एट दैट टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 0.1। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। इट इज अ लीड कॉम्पेंसेटर एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.1। Next question of proportional plus derivatives controller. Option A has a high sensitivity. B increase the stability of the system. C improve the steady state accuracy. D both 1 and 2. Option D is correct. That is a both 1 and 2. Means a proportional plus derivatives controller, that is a PD controller, increase the stability of the system and it improve the steady state accuracy. These are the some characteristic of PD controller. It acts as a lead compensator. It acts as a high pass filter, reduce the rise time, increase the bandwidth, increase the stability of the system, it reduces the peak overshoot and it has a no effect on the type and order of the system. ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है पीडी कंट्रोलर के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, दैट इज बोथ 1 and 2. Next question, the magnitude of the transfer function g of j omega into h of j omega at a gain crossover frequency is option A 1, B 0, C infinity, D any of the above. Generally, the stability of the control system is depend upon the root of the characteristic equation 1 plus g of s into h of s is equal to 0. Means that closed loop poles. System की stability हमेशा closed loop poles पे depend करती है। तो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 plus g of s into h of s is equal to 0। इससे आप सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0 को आप कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे और बल्कि ये आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस है। सो पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा हियर। सो जी ऑफ जे ओमेगा इंटू एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस जे 0 and it has two condition. First one is the angle condition and another one is the magnitude condition. अगर magnitude condition की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 1। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड कंडीशन एंड अनदर वन इज द एंगल कंडीशन। सो एंगल g ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो ये आएगा आपका -180 डिग्री। सो यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया था द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ j ओमेगा इनटू h ऑफ j ओमेगा एट अ गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, दैट इज अ 1। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करो।